हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यह समझेंगे कि यह क्या था, क्यों लाया गया था, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी और इसकी सफलता और असफलता पर क्या क्या ग्रहण लगे हुए थे और इसके बाद फिर भारतीय राजनीति में क्या हुआ। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे और इस पूरे वीडियो को हमने पीटी और मेंस दोनों दृष्टिकोणों से रखा है। पीटी के लिए मैंने उन तथ्यों को रखा है जिनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस के लिए हमने उन तथ्यों के साथ साथ उन भाव विचारों को भी रखा है जो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने रखा है। इसके अलावा एक अलग दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं इतना अलग और बड़े विद्वान की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, दृष्टिकोणों की समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे राजनीति में चीज़ें एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और फिर कालांतर में अलगाव या साथ आने का कारण बनती हैं। आपकी तरह मैं भी जब इस तरह के पठन पाठन को प्रारंभ किया था तो नेहरू रिपोर्ट को बहुधा मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट समझता था। ऐसा नहीं है। यह नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू के नाम पर इसका नाम नेहरू रिपोर्ट रखा गया था। उस समय में जब ये नेहरू रिपोर्ट आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस युवा तुर्क थे और भारतीय राजनीति में बहुत तेजी से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। तो मैंने कुछ तथ्यों को रखा है। नेहरू रिपोर्ट जो आई है उसमें इस तथ्यों में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कभी कभी सीधा क्रम से घटनाओं को रख करके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन पहले हुआ। बात समझ रहे हैं? इनमें कौन पहले हुआ। तो जब भी आप आधुनिक भारत के नोट्स को बनाएं तो डेट बाय डेट, घटना बाय घटना को सीक्वेंस में रखें, सीरीज में रखें ताकि दिक्कत न हो ध्यान लेने में। और दूसरी बात कि जब भी आधुनिक भारत के राजनीति को पढ़ें तो इतना ध्यान रखें कि जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं सब एक दूसरे से सहसंबंध होती हैं, कोई अलग नहीं होती। तो देखिए, इसके पहले पूर्व के कहानी को पढ़ते हैं। चूंकि इतिहास है तो इतिहास का भी इतिहास होता है, इतिहास का भी भविष्य होता है। सारी चीज़ों, चूंकि जो समय की जो घटना होगी उसका कुछ न कुछ इतिहास होगा, कुछ न कुछ वर्तमान होगा, कुछ न कुछ भविष्य होगा। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट से पूर्व की घटना को समझते हैं। भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस या अन्य राजनीतिक जो दल थे वो अंग्रेजों से अपने संवैधानिक सुधारों की लड़ाई लड़ रहे थे। 1857 के पीटापीटी या कहिए कि विद्रोह के बाद भारतीयों ने कभी उस तरह से कोई सशस्त्र विद्रोह नहीं किया। हालांकि अंग्रेज इससे साशंकित थे। इसके अलावा अंग्रेज भी ये नहीं चाहते थे कि भारत में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जो उन्हें फिर पुनः 1857 वाली जगह पे लेके चली जाए। तो फलतः उन्होंने भारत में एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली को जन्म देने की कोशिश की जो उनके अनुरूप चल सके या कम से कम जो आधुनिक विचारधारा से संबंधित हो और उस तरह से सशस्त्र विद्रोह को समर्थित न करे। कालांतर में जितने भी राजनीतिक पार्टियां आई सभी ने कमोबेश वही स्थिति को अपनाया जैसा अंग्रेज चाहते थे। हालांकि आरोप लगता है कि ये अंग्रेजों की सोची समझी साजिश थी, लेकिन शोध का विषय। तो जब भारतीय मांग कर रहे थे कि हमें यह संवैधानिक सुधार दिया जाए, हमें यह संवैधानिक सुधार दिया जाए, तो धीरे धीरे भारतीयों ने डोमिनियन स्टेट की मांग की। बोला कि हम आप ही के अंदर रहेंगे लेकिन हम खुद से स्वशासित होंगे, हमारा शासन हम खुद करेंगे। यह चीज़ अंग्रेजों को उस समय बड़ा अटपटा लगा। बोला, अरे यार, तुम लोग कहाँ से शासन करोगे? तुम लोग इस योग्य नहीं हो कि तुम खुद से शासित हो सको। जैसे ही हम तुमको छोड़ के जाएंगे तुम लोग आपस में लड़ मरोगे, कट मरोगे, एक दूसरे की क्या कहते हैं हर तरह से हत्या करने पर उतारू हो जाओ। कालांतर में खींच में गांधी ने कहा भी था कि देखिए, आप हमारे हाल पर छोड़ के चले जाइए, हम क्या करेंगे वो हमारी बात है, आप चले जाइए कम से कम यहाँ से। खैर, वो कालांतर की बात थी। तो इस 20, 25, 27, 30 के दौर में यही थी कि अंग्रेज ये नहीं समझते थे भारतीयों को इस लायक कि वो अपने लिए कोई एक ऐसा किताबी या लिखित दस्तावेज बना सकें जो शासन का आधार।
उस समय राज्य सचिव थे लॉर्ड बिरकेनहेड। कौन थे? इस नाम को याद रखिएगा। लॉर्ड बिरकेनहेड जो थे, इन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 1925 में व्यंग और परिहासपूर्ण आवाजों में यह बोला कि यदि भारतीयों को लगता है कि वो इतने सक्षम हैं तो अपने लिए एक संविधान बना लें। हमें यह लगेगा कि वो संविधान अच्छा है तो हम उसे अनुमोदित कर देंगे, आप अपना शासन कीजिए। ये कहीं ना कहीं भारत के जितने भी राजनीतिक वर्ग थे सब के लिए यह एक चुभने वाली बात थी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या पारसी, ये कहीं ना कहीं भारत के जो तत्कालीन उत्कृष्ट लोग थे उनके बौद्धिक स्तर को एक दंभित अंग्रेज द्वारा दिया गया सीधा सीधा चुनौती थी। और इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार भी किया और फिर संविधान का मसौदा तैयार किया। और जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस जो संविधान का मसौदा बनाने के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। क्लियर है? तो इनाम को ध्यान रखेंगे। अब इनके इस उद्घोषणा मतलब व्यंग और परिहास के बाद अंग्रेजों ने एक कमीशन आयोग गठित किया। साइमन कमीशन, आपने नाम सुना होगा, इसके लिए हमने वीडियो बनाया है साइमन कमीशन पे अलग, आप उसको देख सकते हैं। तो साइमन कमीशन गठित की और उसमें एक भी भारतीयों को नहीं रखा। और इस साइमन कमीशन की गठन ही इसलिए हुई थी कि भारत पर कैसे शासन किया जा सके, भारतीयों को कितना अधिकार दिया जा सके, भारत में शासन प्रशासन कैसा चलाया जा सके, उसके बारे में आप रिपोर्ट दीजिए। अब सोचिए कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, इसके लिए संविधान बनेगी, इसके पर शासन करने के लिए कुछ कायदे कानून लिखे जाएंगे और उसमें उस देश का कोई व्यक्ति नहीं था। ये क्या कह सकते हैं, संवैधानिक दंभता का, राजनीतिक दंभता का इससे अंतिम कोई क्या कह सकते हैं परिभाषा नहीं हो सकती। भारतीयों को ये चीज़ बहुत बुरी लगी। ये इतनी बुरी थी कि जिन्ना जैसे और जिन्ना के साथ साथ रहने वाले मुस्लिम लीग जैसे लोग भी चिढ़ गए और उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। लेकिन उनकी चिढ़ तत्कालिक थी, पूर्णकालिक नहीं। तो साइमन कमीशन भारत में आया 1928 में। एक चीज ध्यान रखेंगे कि इन घटनाओं को क्रम में पूछेगा। साइमन कमीशन का गठन हुआ 27 में, आया भारत में 28 में। तो साइमन कमीशन के गठन और भारत आगमन के बीच में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1927 में। इसको याद रखेंगे, यही चीजों को पूछता है, लाइन से लिख लेगा, बोलेगा निम्न में से कौन पहले हुआ। अब आप गड़बड़ा जाए। साइमन कमीशन फरवरी मार्च में पहले भारत में आई थी, 3 फरवरी को भारत में आई थी, मुंबई उतरी। और उसका गठन जो था वो नवंबर में ही हुआ था, वो 27 में। वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हम एक आयोग बना रहे हैं जिसमें कुछ लोग हैं, जिसके अध्यक्ष साइमन हैं, और उन्हीं के नाम पर उसका साइमन कमीशन नाम रखा गया। तो गठन आगमन के बीच में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। क्यों हुआ सो बता देता हूं। जब 1927 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भाई हम भारत में शासन को देखने के लिए, शासनिक प्रशासनिक स्थिति को जांचने के लिए एक आयोग बना रहे हैं जिसमें इतने सदस्य हैं और उसके अध्यक्ष ये हैं, तो भारतीय भौचक्के हो गए। उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। सोचिए, भारत के लिए आ रहा है कमीशन, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। भारतीयों ने बोला कि भाई देखिए ये गलत चीज है। तो अंग्रेजों ने माना कि हाँ ये गलत तो है, लेकिन सुधार नहीं किया। धृष्टता का अंतिम परिणति इसको बोलते हैं। माना कि हाँ गलत है, लेकिन सुधार नहीं किया। और बोला क्या कि देखिए चूंकि ये संसदीय रिपोर्ट है और संसद में रखी जाएगी और आपका कोई व्यक्ति संसद में है नहीं, तो हमने इसमें नहीं रखा, जबकि वो गलत थे। भारत के 2 व्यक्ति उस समय संसद में थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी थे और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी थे। एक सकरावाला थे और एक सिन्हा साहब थे। ये 2 लोग थे, इन लोगों को रखा जा सकता था लेकिन नहीं रखा। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक संगठनों ने अपने लिए इस क्या कहते हैं, अब कोई गंदा शब्द भी नहीं मिल रहा है संवैधानिक रूप से कि कहा जा सके, इतने कपटी व्यवहार और इतने निकृष्टता वाला व्यवहार जब अपने लिए भारतीयों ने देखा, तो उन्होंने सोचा कि भाई हमें भी इसका जवाब देना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 में मद्रास में एक अधिवेशन किया। ये दिसंबर में हुआ था, नवंबर दिसंबर में, मतलब उसके गठन के बाद, साइमन कमीशन के गठन के बाद कांग्रेस ने अधिवेशन किया।
मद्रास में, और उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो एम ए अंसारी थे। इसको ध्यान रखेंगे, मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? एम ए अंसारी। और इस अधिवेशन में अन्य बातों के अलावा 2 प्रस्ताव उसने पारित किए। कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मद्रास के 1927 के अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित किए। पहला प्रस्ताव पारित किया कि साइमन कमीशन का पूर्ण विरोध करेंगे, हर एक स्तर पर और हर एक प्रकार से। उसका नारा था, हर एक स्तर से और हर एक प्रकार से हम इसका विरोध करेंगे। और दूसरा था कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना। यानी कि 1927 में कांग्रेस ने बोला कि देखिए, हम एक सर्वदलीय सम्मेलन करेंगे और भारतीय संविधान का मसौदा के लिए उस पर विचार करेंगे। क्लियर है बात? इस सर्वदलीय सम्मेलन में कांग्रेस, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, तेज बहादुर सप्रू इसके संस्थापक थे, मुस्लिम लीग, सिख सेंट्रल लीग एवं अन्य लोग भी शामिल थे। ये सब इसमें शामिल थे, मैंने नामों को लिख दिया। हालांकि इसमें से कुछ लोग थे जो बाद में साइमन कमीशन का समर्थन भी कर दिए थे। तो इन लोगों ने एक सर्वदलीय सम्मेलन किया और 19 मई 1928 को एक समिति बना। ध्यान रखिएगा डेट, 19 मई 1928 को एक समिति बना जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इन्हीं मोतीलाल नेहरू के नाम पे इस कमेटी का नाम, इसने जो रिपोर्ट दिया था उसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है और इसी को नेहरू समिति बोला जाता है। इसके अन्य सदस्य में थे सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, जी.आर. प्रधान, मंगल सिंह, एम.एस. अनी और सुएब कुरैशी। ये इसके सदस्य थे। इसमें 2 सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने भारत में भारतीय संविधान बनाने में भी योगदान दिया था। युवा पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें सचिव थे। इस कमेटी के वो क्या थे? सचिव थे। ठीक है, तो एक कमेटी बन गई। इसे जो बोला गया था, इस कमेटी में कहा गया कि क्या क्या करना है, इसको ध्यान रखेंगे। जो मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान रखेंगे, क्या क्या करना था। इसका मुख्य काम था भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एवं प्रभुत्व की स्थिति के साथ संविधान के सिद्धांतों पर विचार। क्या क्या? सांप्रदायिकता की समस्या, संप्रभुता की स्थिति एवं अन्य बातें। देखिए, उस समय देश में व्यापक हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क रहे थे और विचार चल रहा था सैद्धांतिक रूप से, हालांकि वो अभी निकृष्टतम रूप में नहीं आया था। दूसरा, मुस्लिम लीग हमेशा यह मांग करता था एक लुंज पुंज वाली संघीय व्यवस्था। कांग्रेस हमेशा बोलती थी नहीं, एक ताकतवर संघीय व्यवस्था। दोनों के बीच में यही वैचारिक लड़ाई थी। इसके अलावा अन्य सिद्धांत मतलब मौलिक अधिकार, महिलाओं को अधिकार, अल्पसंख्यकों को अधिकार, बाकी सब चीजें भी इसमें देखना था। तो 3 चीजें उनको इसमें जरूर रखना था। एक चीज ध्यान रखेंगे कि कभी परीक्षाओं में पूछे कि भारतीय संविधान का पूर्व रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो इसके देखिएगा नेहरू रिपोर्ट में मिलता है। हालांकि सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें वहीं पर झलकती हैं। मैं आपको आगे बताते चलूँगा, पहले इसके सैद्धांतिक रूप से देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट जब आया तो उसमें कुछ चीज़ें व्यवहारिक रूप से शामिल थी और बहुत बड़ी चीज़ थी। कालांतर में यह भारतीय संविधान का आधार बना। पहला क्या था? केंद्र के हाथ में अवशिष्ट शक्तियों वाला संघीय सरकार। अभी भी भारत में लगभग वही है, केंद्र के हाथ में अवशिष्ट शक्तियां हैं और संघीय सरकार हमारे यहाँ। दूसरा, नागरिकों के रूप में सभी को समान अधिकार। हमारे संविधान में नागरिकों के रूप में सभी को, स्त्री पुरुष सबको समान अधिकार दिया गया है। बहुत बड़ी बात थी, यही चीज परीक्षाओं में पूछेगा। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय की निर्माण की प्रस्तावना, यानी कि इसमें बोला गया कि भाई हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगी और वो निरपेक्ष होगी, निष्पक्ष होगी। इस रिपोर्ट में रखा गया। और इसमें कहा गया कि यह जो विधेयक होगा वह अधिकारों का विधेयक होगा, यानी कि इस विधेयक में हम जो चीजें ला रहे हैं या लाई जाएंगी उसमें अधिकार भी होंगे। अधिकार क्या होंगे? मौलिक अधिकार होंगे। व्यक्तियों के निज जो अधिकार होते हैं वो रखे जाएंगे और उन अधिकार नागरिक के रूप में होंगे। ध्यान रखिए, वर्ग के रूप में, समूह के रूप में, जाति के रूप में नहीं, नागरिक के रूप में होंगे। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को इसमें रखा गया या इनको रखने के लिए निर्देशित किया गया।
निर्देशित वाला में क्या क्या था? सांप्रदायिकता की समस्या एवं प्रभुत्व की स्थिति के साथ संविधान के सिद्धांतों पर विचार, और बाकी इनमें इन चीजों को रखा गया। अब देखते हैं इसके आगे के उपबंधों को। अब देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या चीजें शामिल थी। तो सबसे पहले किया है एक संवैधानिक दस्तावेज था, यानी कि इसका निर्माण इस तरह से किया गया था कि यह एक संविधान ही थी और इसमें 22 अध्याय एवं 87 लेख थे। 22 अध्याय 87 लेख थे, समझिए कि एक पूरा संविधान ही था। इसकी प्रमुख बातें क्या क्या थी जो देखिए। सबसे पहले इसमें कहा गया कि प्रांतों का निर्माण भाषाई आधार पर किया जाएगा। कालांतर में जब भारत में भाषाई समस्या उत्पन्न हुई तो लोगों ने कहा था कि देखिए नेहरू रिपोर्ट जो आया था उसमें कहा गया था, वादा किया गया था कि प्रांत का निर्माण भाषा के आधार पर किया जाएगा, और फिर भारत सरकार ने उस पर बहुत ही व्यवहारिक रुख अपनाया और भाषा के आधार पर क्या कहते हैं आपको, राज्यों का गठन किया। हमारे पड़ोसी देश ने नहीं किया, देश दो भाग में बट गए। दूसरा, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों वाला एक संघीय सरकार जिसमें मंत्रालय विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा तथा केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। यानी कि केंद्र में जो सरकार बनेगी या जो सिस्टम होगा वो इस प्रकार से रहेगा कि उस मंत्रालय जो होंगे वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे, द्विसदन होंगे और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी लेकिन संघ रहेगा। आप ध्यान दें, क्या भारतीय संविधान अभी भी इसी रूप में है? लगभग इसी रूप में। 21 वर्ष से ऊपर सभी को वोट देने का अधिकार एवं 19 मौलिक अधिकार, ये चीज ध्यान रखेंगे, उसमें 19 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। हालांकि अलग रूप में थे, बाद में फिर हमारे संविधान में जब बना तो उसको एक सार संक्षेप करके अलग तरह से अधिकारों को प्रदान किया गया, लेकिन उस समय जो बना था उसमें ये वादा किया गया था। अपने देश में एक बहुत बड़ी बात थी कि लिखित रूप से सभी लोगों को यह गारंटी दी जा रही है कि आप समान होंगे और आपको ये अधिकार शामिल होंगे। उस दौर में जब लोग एक दूसरे के सामने खड़े नहीं होते थे, जातीय और निर्जातीय व्यवस्था इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ प्रभावी रूप से थी। राज्य का या देश का कोई राजधर्म नहीं होगा तथा अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा। यानी कि मुसलमान की जो मांग थी, मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दीजिए, वहाँ सिर्फ मुस्लिम ही अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, इसको इन्होंने खारिज किया। परंतु एक दो चीज उन्होंने जोड़ा कि अल्पसंख्यक सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिए इन्होंने, खास करके कुछ वैसे इलाकों में जहां मुस्लिम बहुत कम मात्रा में थे तो वहां उनको आरक्षण प्रदान किया गया। ये एक वर्ग को अपने संविधान में जोड़ने के लिए उठाया गया एक कदम था। इसके दो निहितार्थ निकले। पहला, मुस्लिम लीग ने माना कि यदि हम और कड़े होंगे तो हमारी बात मानी जा सकती है। इधर एक धड़ा कायम मानना था कि ये कांग्रेस की झुकने की जो आदत थी उसमें ये एक और मील का पत्थर साबित हुआ। ध्यान रखेंगे, दोनों पहलू को ध्यान रखेंगे। देश की भाषा भारतीय होगी परंतु अंग्रेजी की भी अनुमति होगी। यानी कि देश की जो भाषा होगी भारतीय होगी, तमिल तेलुगु सभी भाषाएं रहेंगी, जो भी चुनाव होगा वो चुन के रखा जाएगा, लेकिन अंग्रेजी का भी प्रयोग रहेगा, इसमें घोषित किया गया। गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी हो भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा, जिसकी नियुक्ति जो होगी ब्रिटिश सम्राट करेंगे। यानी कि गवर्नर जनरल वायसराय जो भी थे उनके नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करेंगे, और यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंदर डोमिनियन स्थिति में हमको प्रदान किया जाए या हमको रखा जाए। यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट के समय जो मांग की गई थी वो स्वराज की मांग नहीं की गई थी, भारत की पूर्ण आज़ादी की मांग नहीं की गई थी, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह थे। इसको ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछेगा कि क्या पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? नहीं। हालांकि इसी दस्तावेज में साफ साफ धमकी भी दी गई थी अंग्रेजों को कि यदि आपने हमारी बात 31 दिसंबर 1929 तक नहीं माने तो फिर हम आंदोलन करेंगे और हमारा लक्ष्य आगे होगा।
रिपोर्ट की समीक्षा हेतु 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? लखनऊ में। मैंने डेट इसलिए और जगह इसलिए लिख दिया कि मैंने बोला कि परीक्षाओं में इसी तरह से प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। तो लखनऊ में अधिवेशन हुआ और उसमें जिन्ना जो थे वो चिढ़े हुए थे, चूंकि उनका तो मांग था लुंज पुंज वाला केंद्र, साथ ही मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व और सीधा सीधा प्रतिनिधित्व। इस बात को कांग्रेस या उस रिपोर्ट में नहीं माना गया, तो जिन्ना चिढ़े हुए थे। हालांकि फिर भी जिन्ना ने 3 चीज उसमें सुझाए। क्या क्या सुझाए उन्होंने? 3 बातें रखी। क्या क्या? केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 सीट, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल जो होगा, जो द्विसदनात्मक रखा गया था, उसमें मुसलमानों के लिए 1/3 सीट आरक्षित होगी। वो जैसे चुने, जहां चुने, जिस तरह से चुने। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, मुसलमानों को आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में दिया जाए। बात समझ रहे हैं? अब आपको लग सकता है कि आखिर ये चीजें जब मांगी जा रही थी तो देने में क्या हर्ज था। एक सवाल, साधारण सा सवाल है। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी को भी कोई भी अधिकार देने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझिए, किसी को। आज भारत के विभिन्न देशों में इलाकों में देखिएगा, विभिन्न वर्गों के लोग जो होते हैं अपने अपने के क्षेत्रों के लिए, अपने अपने वर्ग के लिए बहुधा राजनीतिक और क्या कहते हैं, आर्थिक लड़ाई लड़ते रहते हैं। सरकारें बातें मानती हैं, समझती हैं, झुकती भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पे कांग्रेस झुक क्यों नहीं रही थी? तत्कालीन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे वो आखिर क्यों नहीं झुक रहे थे? तो इसके पीछे कारण था। अब कारण छोटा नहीं, बहुत बड़ा था। कारण यह था कि यदि अवशिष्ट शक्तियों वाला केंद्र नहीं होगा तो एक पूरा जो देश होगा वो झगड़े झमेले का एक क्या कह सकते हैं, केंद्र बिंदु बन जाएगा। वो देश न बन के एक पूरे दुनिया के लिए एक फुटबॉल ग्राउंड बन जाएगा, जो आएगा सो बजाते रहेगा। दूसरी बात कि इस तरह के राजनीतिक झगड़ों में जहां सभी वर्ग अपने अपने हितों को ही रखने लगेंगे, वहां नागरिक अधिकार कुचल दिए जाएंगे या नागरिक अधिकार अपने आप बहुत कम हो जाएंगे। तीसरी बात कि ये जो आरक्षण मांगी जा रही थी, सीधा सीधा धर्म के आधार पर मांगी जा रही थी। हर एक धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो धर्म को मानने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, बहुधा ऐसे भी लोग होते हैं जो धर्म को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। यदि धर्म के आधार पर किसी हर व्यक्ति को, हर वर्ग को आरक्षण या विशेष स्थिति प्रदान कर दी जाएगी, तो जो धर्म को सिर्फ अपने अंतर आत्मा तक जो मानने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति क्या हो जाएगी? ये बहुत बड़ी बात होती है, हो सकती थी और हो जाती। तीसरी क्या थी कि किसी भी सत्ता को, किसी भी सत्ता प्रतिष्ठान को और किसी भी देश को किसी वर्ग, किसी समूह, किसी जातीय धार्मिक समूह के बंधन में नहीं रखा जा सकता। वर्तमान भारतीय संविधान को देखिए, यहाँ बहुत सारे वर्ग हैं। किसी का आप जब विभिन्न समाचार पत्र पढ़ते होंगे, समाचार न्यूज़ चैनल देखते होंगे, तो देखते होंगे कि राजनीतिक पार्टियां कैसे जातीय और इलाकाई आधार पर अपने चुनाव लड़ती है, चुनाव को जीतती है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई पार्टियां। लेकिन जब वही पार्टियां देश के कानून बनाने के लिए बैठती हैं, जब देश के आधार पर कोई फैसला करती हैं, तो फिर उनको तवज्जो नहीं देती। फिर उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता है कि बिहारी नाराज होंगे, कि यूपी के नाराज होंगे, कि क्या नाराज होंगे। वहां पे वो फैसले स्वतंत्र होकर लेती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम पूर्ण स्वतंत्र होकर लेते हैं, लेकिन वो लेती इसी तरह से फैसला है। कहने का तात्पर्य है कि सत्ता के जो सबसे ताकतवर प्रतिष्ठान है, हमारी जो संसद है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, या इस तरह के जो लोग होंगे, वो किसी की चाकरी, किसी की गुलामी या किसी के डर और दबाव में नहीं आएंगे। क्योंकि इस तरह से यदि वो आएंगे तो राष्ट्रहित कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। दुनिया के अनेक देशों में इसका उदाहरण पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिमाग में चल रही थी। उधर जिन्ना का यह मानना था कि यदि देश आज़ाद हो गया, और चूंकि उनका जो दृष्टिकोण था वो सीधा सीधा हिंदू बना मुस्लिम में था, तो हिंदू बहुसंख्यक आबादी है, मुसलमान इसमें पिस जाएगी। ये उनके दिमाग में चल रही थी। अब कौन कितना सही था ये आप अपने स्तर से सोच सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, राजनीति में कोई बहुत सही नहीं होता है, कोई बहुत गलत नहीं होता है। तो
ये था नेहरू रिपोर्ट और उसकी प्रमुख बातें। अब इसी रिपोर्ट में 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1928 के कलकत्ता अधिवेशन, उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ही थे, उसमें ये सरकार को चेतावनी दी गई। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में सरकार को ये चेतावनी दी गई कि यदि नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों को नहीं माना गया तो कांग्रेस एक जन आंदोलन करेगी। और उसी के बाद लाहौर अधिवेशन हुआ, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और स्वराज का मतलब पूर्ण स्वराज का। ठीक है, ये इसकी प्रमुख घटना की कड़ियां थी। अब इसमें एक दो और कड़ी हैं जो मैं आपको बता देता हूं। एक है दिल्ली प्रस्ताव और साथ ही कि क्या नेहरू रिपोर्ट सफल हुआ या असफल। अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट में समाहित अन्य चीज़ों को। देखिए, समाहित इसलिए कि उसी समय उसी से संबंधित ये घटनाएं घटी थी, दो घटनाएं, एक दिल्ली प्रस्ताव और दूसरा जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम। जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम आपने पढ़ा होगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको माना जा सके कि वह एक संवैधानिक दस्तावेज बन सकता था समस्त भारतीयों के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष के अनुरक्षण के अलावा उसमें कुछ नहीं था, या रक्षण के अलावा कुछ नहीं था। उसमें यदि धार्मिक स्वतंत्रता की बात जो की गई थी वो भी इस शर्त के अधीन थी कि जो मुस्लिम्स थे उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सुरक्षा अलग होंगे, विशिष्ट होंगे। तो इस तरह के दस्तावेज को कांग्रेस तो कभी मान नहीं सकती थी, और कांग्रेस ही क्यों, भारत के कोई भी राजनीतिक दल नहीं मान सकते थे। मैंने पहले ही बोला कि राजनीति का कुछ सिद्धांत होते हैं, सत्ता के कुछ सिद्धांत होते हैं। सत्ता जो होती है वो सनक की चीज़ नहीं होती है, सत्ता समझ की चीज़ होती है, और समझ तभी काम करेगा जब वो मजबूत हो, कमज़ोर होने पर नहीं। कमज़ोर आदमी दिमाग से ढीला होता है। तो देखिए, दिल्ली प्रस्ताव जो था वो दिसंबर 1927 में क्या हुआ कि दिल्ली में बहुत सारे मुस्लिम नेता जुटे और उन्होंने अपना एक मांग रखा और उन मांगों को 4 पॉइंट में संक्षेप किया, जो हमने मुख्य रूप से लिखा है। कब हुआ था? दिसंबर 1927 में। नेहरू रिपोर्ट जब नहीं आया था उसी समय हुआ था। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में, यानी कि उसमें सुधार करने के लिए 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट जारी हुआ था, उससे पहले दिल्ली में मुसलमानों के नेताओं की बैठक हुई जिसमें 4 प्रस्ताव रखा, जिसे दिल्ली प्रस्ताव कहा जाता है। और ये बैठक कब हुआ था? दिसंबर 1927 में। उसी समय जो मद्रास में अधिवेशन हो रही थी कांग्रेस की, उसमें इसको मान लिया गया, बोला गया कि ठीक है, हम आपकी बातों को ध्यान रखेंगे, इस सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने दिल्ली प्रस्ताव को माना। सब एक ही साथ एक कड़ी में हो रही थी। चूंकि भारत के संविधान का मसौदा तैयार होने वाला था, तो मुस्लिम नेता भी चाहे कि भाई देखिए, हमारी भी जो कुछ मांग है उसको रखिए। कांग्रेस ने तो घोषणा कर दिया कि भाई हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें संविधान का मसौदा तैयार होगा। तो मुस्लिम की जो मांग थी उसके लिए भी कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, आप मांग लाइए, हम उस पर देखते हैं। मांग लाया गया तो कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, हम इसको रखते हैं। क्या क्या रखा? अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए एक आरक्षित सीट के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, यहां पे शब्द अलग है, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए लेकिन निर्वाचन क्षेत्र संयुक्त हो। जिन्ना का कथन था कि नहीं, निर्वाचन क्षेत्र भी अलग अलग हो। यह कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी राजनीतिक स्थिति हो जाती भारत के लिए। दूसरा, केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व। तो चूंकि जनसंख्या यदि 1/3 थी तो प्रतिनिधित्व दिया जा सकता था, कोई बात नहीं, कांग्रेस ने इसको भी क्या कहते हैं, कबूल किया। पंजाब एवं बंगाल में मुसलमानों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, चूंकि इन दोनों इलाकों में मुस्लिम बहुत ज्यादा थे तो प्रतिनिधित्व दिया जा सकता था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। चौथा था 3 नए मुस्लिम बहुत प्रांत, सिंधी, बालूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिम सीमा का गठन। ये 4 मांग थे जो मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली दिसंबर में 1927 में इसको रखा और उसको उठा करके कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में ले गए। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इसको मान लिया गया और इसी मानने को दिल्ली प्रस्ताव कहा जाता है। ध्यान रखें, मैंने इसको एक्स्ट्रा डिटेल में बता दिया, कभी कभी विशेष के परीक्षाओं में पूछ लेता। अब चूंकि इनकी मांग को माना गया लेकिन जिन्ना का मांग नहीं माना गया। मैंने पहले बताया था कि जिन्ना 3 चीज मांगे थे, उनका तीनों चीज मानने लायक नहीं था कांग्रेस से, तो कांग्रेस ने नहीं माना। जिन्ना चिढ़ गए।
सर्वदलीय सम्मेलन जो लखनऊ में हुआ उसमें जब बात हुई तो जिन्ना के मान को नहीं माना गया, जिन्ना नहीं गए। जब नहीं गए और चिढ़ के उन्होंने मार्च 1929 में अपना 14 सूत्री कार्यक्रम मांगा। 14 सूत्री कार्यक्रम थी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं माना, बोला नहीं आपका बात मानने लायक नहीं है। अब यहाँ से ये जो मांग थी वो असफल हो गई। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो पहलवान लड़ रहे थे कि कुछ अधिकार हम चाहिए, कुछ अधिकार हम नहीं देने चाहिए। एक करके दोनों पहलवान, राजनीतिक पहलवान भारत में लड़ रहे थे और इन पहलवानों के साथ कुछ छोटे छोटे प्यादे पहलवान भी थे। लेकिन रेफरी कौन था? रेफरी तो अंग्रेज थे। वो इसीलिए इन सब चीज़ों को फेंक ही रहे थे ताकि तुम लोग खूब झगड़ो, हम अपना जो काम कर रहे हैं सो कर रहे हैं। एक ये ध्यान रखेंगे कि अंग्रेज विशुद्ध व्यापारिक लोग थे, उन्हें आपके किसी भी सिस्टम से कोई मतलब नहीं था। जब तक उन्हें आपके व्यापार में फायदा हुआ, आपको गुलाम बना के रखे, जैसे ही घाटा हुआ वो चले। तो अंग्रेज बहुत खुश हुए इस तरह के एक्सरसाइज से और उन्होंने कहा कि ठीक लड़ो, कोई बात नहीं, हम देखते रहते हैं। ये जो नेहरू रिपोर्ट की जो मांग थी, नेहरू रिपोर्ट में जो लोग बैठे, नेहरू रिपोर्ट में जो बातें उभर कर आई, इसने भारत में चलाए गए सारे सांप्रदायिक एकता का जो खिलाफत आंदोलन और साथ ही और सब जो आंदोलन चले थे उनके साथ जो एक सुमधुर स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसको और भी चौड़ा करने का काम किया। और अंग्रेजों ने कहा कि देखिए आपके यहाँ चूंकि राजनीतिक एकता नहीं बन रही है, हम आपके किसी भी बात को मानने को बाध्य नहीं है। समझ रहे? और इसी के बाद कालांतर में फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट आया और उसी रिपोर्ट के बाद फिर गोलमेज सम्मेलन हुए। और गोलमेज सम्मेलन में आपने जानते हैं क्या हुआ, भारत के खंड खंड बांटने की पूरी तैयारी अंग्रेजों ने की, वो अलग कहानी है, मैंने सिर्फ आपको बताया। तो उपसंहार में यदि कह सकते हैं कि समस्त भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन पाने में यह रिपोर्ट यानी कि नेहरू रिपोर्ट असफल रहा, परंतु भविष्य के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। तत्कालीन समय से नेहरू रिपोर्ट समस्त भारतीयों का राजनीतिक समर्थन पाने में असफल रहा, लेकिन भविष्य के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें कहीं न कहीं संक्षेपिक रूप से ही, आंशिक रूप से ही भारत के भावी संविधान की झलक दिखलाई दे रही थी। तो ये था हमारा नेहरू रिपोर्ट पे वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।